अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की, जिसके अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 1947 में अपनी सरजमीन को साबिक रियासत जम्मू कश्मीर की हुक्मरानी से आज़ाद कराया और उसके बाद पाकिस्तान से इसका इल्हाक किया। और अब इस ज़रूरत इस बात की है कि ये तस्लीम किया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी वही आइनी हकूक़ और जमहूरी नुमाइंदगी फराहम की जाएगी जो कि पाकिस्तान के दीगर शहरियों को दी जाती है। लिहाजा ये एक करारदाद है, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने से मुतालिक मुश्तरका करारदाद। मुजम्मिल साहब, नाफिजुल अमल हो पाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में मुतफ़िक़ा तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने ये करारदाद पास की है कि अबूरी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के एक सूबे का दर्जा दे दिया जाए। मसलन ये 5वां सूबा हो जाएगा पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान। तो उन्होंने इसको उन्होंने कहा जब तक कश्मीर के हक़ खुद इरादियत का फ़ैसला नहीं होता, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत प्लेबिसाइट नहीं होता, तब तक आप गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा और पाकिस्तान के साथ इसका इलाक़ तो वैसे ही होना है, इसको एक सूबे का दर्जा देते हैं जो करारदाद पास की गई है। तो अब टेक्निकल बात यह है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा हो जाता है, ये मुतफ़िक़ा करारदाद गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने पास कर दी है। अब इसके लिए एक 2/3 की तरमीम चाहिए कौमी असम्बली और सेनेट से। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में और दोनों जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में इसको सूबा बनाने के हक़ में करारदाद में वोट डाला है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो कौमी असम्बली और सेनेट में भी इस करारदाद इस तरमीम के हक़ में वोट डालेंगे। तो आप ये तो कह सकते हैं कि 28वीं तरमीम की पहली शक्ल हमारे सामने आ गई है कि 28वीं तरमीम की पहली शक्ल ये होगी कि गिलगित बल्तिस्तान जो यहाँ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की जो बात की जा रही है, तो सबसे पहले जो नया सूबा बनेगा वो गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा पाकिस्तान का बनेगा। अब जब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा बनेगा तो फिर इसको NFC में भी शेयर मिलेगा, जैसे चारों सूबों का NFC में शेयर है। फिर इसको इरसा से भी शेयर मिलेगा। आपको पता है वहाँ डैम्स बन रहे हैं दियामीर वगैरह गिलगित में, तो वो डैम्स का पानी इरसा के तहत वो भी रेगुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे कौमी असम्बली की सीटें भी पाकिस्तान की आएंगी और गिलगित के लोगों की नुमाइंदगी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आ जाएगी। इसी तरह गिलगित को जैसे बाकी सूबों को सेनेट में सीटें हासिल हैं, बलूचिस्तान, KP, सिंध, पंजाब, तो गिलगित बल्तिस्तान को भी बराबर सीटें सेनेट में हासिल हो जाएंगी जितनी बाकी सूबों को हासिल है, क्योंकि सेनेट में तो आपको पता है सूबों की मसावी और यकसा नुमाइंदगी है। तो इस तरह गिलगित को कौमी असम्बली की सीटें भी मिल जाएंगी, गिलगित को सेनेट की सीटें भी मिल जाएंगी, गिलगित को NFC में शेयर भी मिल जाएगा और गिलगित जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो है वसाइल में बराबर का हिस्सेदार हो जाएगा। मतलब सब एतराज़ात भी हैं इस पर। क्या एतराज़ है कि नहीं होना चाहिए, ये 5वां सूबा नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को? वो इसको अबूरी तौर पे कर रहे हैं, तरमीम में लिख देंगे। देखिए, जैसे करारदाद में उन्होंने लिखा है कि इसको अबूरी सूबाई हैसियत दी जाए, वैसे ही तरमीम में भी लिख दिया जाएगा कि इसको अबूरी सूबाई हैसियत दी जा रही है जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, तब तक हम देखें इंडिया ने 360 ख़त्म किया है और तरीके से। हम ये कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों तक, जैसे जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नहीं हो रही तब तक गिलगित का एक निज़ाम हुकूमत चल रहा है ना। वहाँ एक वज़ीर आला है, वहाँ एक गवर्नर है, उसकी एक असम्बली है, वो काम कर रही है। इसी तरह जब तक आज़ाद कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक गिलगित को अबूरी सूबा देने का दर्जा देने में भी मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये कोशिश इमरान खान के दौर में भी हुई थी जी। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में भी जनरल बाजवा ने ऐसी एक प्रेजेंटेशन जो है वो अपोजिशन को दी थी, लेकिन चूंकि इमरान खान उस वक़्त खुद उस प्रेजेंटेशन में नहीं आए थे, उस ब्रीफिंग में वो साथ वाले कमरे में नाराज़ होकर बैठे रहे थे, तो लिहाजा एक कौमी इत्तेफाक राय नहीं हो सका था और उस वक़्त गिलगित का इलेक्शन बिल्कुल सर पे था। और तब भी अपोजिशन की जमातों ने कहा था कि अगर ये करना है तो गिलगित की नई असम्बली से करारदाद पास करा के तो फिर किया जाए। लेकिन चूंकि उस वक़्त एक इत्तेफाक राय ना हो सका और आज वो इत्तेफाक राय हमें नज़र आ रहा है गिलगित की असम्बली में, क्योंकि वहाँ करारदाद हुई है मुतफ़िक़ा
किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं डाला। सबसे बड़ी बात यह है, कोई इख्तलाफी वोट इसका गिलगित असेंबली में नहीं आया। ये मुतफिका करारदाद हुई है। मेरे ख्याल में ये अब 2/3 हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है। हमें फौरी तौर पे गिलगित को अबूरी सूबे का दर्जा देना चाहिए। उसको तमाम वो हकूक़ देने चाहिए जो एक सूबे को पाकिस्तान में हासिल हैं। उनको वो तमाम नुमाइंदगी देनी चाहिए और उनको सेनेट में भी देनी चाहिए। और बेशक वहाँ पर मिड टर्म में ही इंतखाबात करा दिए जाएँ, कौमी असम्बली के और सेनेट के, जो 2-2 ढाई साल के लिए लोग आ जाएँ। फिर वो 29 में जब इंतखाबात हों तो तब आम इंतखाबात हों तो तब वहाँ गिलगित में भी हो जाएँ। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है इसमें एक और चीज़ रुकावट हो। क्या? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन होते हैं। अगर गिलगित ने इस सीढ़ी पर चढ़ना है तो फिर गिलगित असेंबली को अपना टेन्योर कम करना पड़ेगा। उन्हें भी 2029 में पाकिस्तान में जो एक दिन में इंतखाबात होते हैं उनके इंतखाबात भी उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। मौजूदा असेंबली को अभी 2026 में आई है, इसको 3 साल बाद अपना टेन्योर ख़त्म करके उस रिदम को ज्वाइन करना पड़ेगा जो रिदम इस वक्त चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली का मौजूद है कि इकट्ठे इंतखाबात डिले भी होते रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में से डिले बेशक हूँ, लेकिन सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन हो रहे हैं। पिछले 5 इंतखाबात है जब से ये कानून बना है। तो गिलगित बल्तिस्तान इस दफा बानी पीटीआई ने कोशिश भी की कि उन्होंने पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ पहले तोड़ दी कि मैं इनका इंतखाब पहले करा लूँ, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक ही दिन इंतखाब कराया है चारों सूबों और कौमी असम्बली का। इसका मतलब ये फैसला काफ़ी जो है सख्त है कि एक ही दिन इंतखाब होगा। लिहाजा मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर कौमी असम्बली में तरमीम पास होगी तो फिर गिलगित असम्बली को अपना टेन्योर भी कम करना पड़ेगा। उन्हें 2029 के इंतखाबात में जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात हों तो उनको साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मुझे एक बात लगती है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इससे गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी में शेयर मिलेगा, इससे गिलगित बल्तिस्तान हालात बेहतर होंगे, वहाँ के लोगों के हालात बेहतर होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मौके होंगे, गिलगित असेंबली के पास फंड ज़्यादा आ जाएंगे। टेक्निकल बात यह है कि जब एनएफसी में शेयर होगा उनको आबादी की बुनियाद पर, वसाइल की बुनियाद पर शेयर मिलेगा। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। एक तरफ जब हम देखते हैं कि कश्मीर में कल अदम तंजीम ने एक धरने दिए हुए हैं और कि वो कह रही है कि पाकिस्तान में सीटें नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली कह रही है मैं तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मुझे तो पाकिस्तान का 5वां सूबे का दर्जा दे दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को वेलकम करेंगे, इसको डिले नहीं करेंगे और इस काम में ताख़ीर नहीं करेंगे और उनको वेलकम करेंगे और इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट फौरी तौर पर तरमीम पास करेंगी, तो फिर कल ऐसी ही करारदाद मुझे आज़ाद कश्मीर असम्बली से भी नज़र आ सकती है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्टेज पे जाकर शायद फ़ौरन नहीं, साल बाद 2 साल बाद किसी स्टेज पर आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी सेंस प्रिवेल करे और वो भी किसी न किसी तरह ऐसी एक करारदाद ले आएँ कि हमें भी छठा सूबा बना लिया जाए अबूरी तौर पर, जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तो छठे के बाद मुज़म्मिल साहब मजीद सूबे भी हो सकता है सामने आए हमारे सामने मजीद। फिलहाल तो मुझे लगता है 5वां तो आ गया आपके सामने। कोई कहते थे कि नए सूबे कहाँ से आएंगे, तो 5वां तो आ गया और मुझे लगता है कि 5वां आ जाएगा तो फिर छठे की बात हम कर लेते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर भी हो सकता है, आज़ाद कश्मीर भी हो सकता है, छठा सूबा पाकिस्तान का, तो 6 तो बन गए। फिर आगे देखेंगे कि आगे मजीद सूबे कैसे बनाने हैं, लेकिन नए सूबे बनने के हवाले से जो डेडलॉक था पाकिस्तान में वो गिलगित बल्तिस्तान की इस करारदाद में जो है वो ज़्यादा, वो कहते हैं कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत नहीं दी जाती करारदाद में, ये ऐवान हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों से अपील करता है कि तमाम इशारियों को नजर रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी अवार्ड में शामिल किया जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुनसिफाना नुमाइंदगी और कौमी वसाइल में उनका जायज़ हिस्सा मिल सके। देखिए, गिलगित के लोगों के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, गिलगित के लोगों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, गिलगित के लोग पाकिस्तानी हैं, उनका पाकिस्तान के वसाइल पर भी बराबर हक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब वो 5वां सूबा बन जाएंगे तो उनका एनएफसी में बराबर हक आ जाएगा, जितना पंजाब का हक है, जितना बलूचिस्तान, जिस फार्मूले से पंजाब को पैसे मिलते हैं, जिस फार्मूले से बलूचिस्तान को पैसे मिलते हैं, उसी फार्मूले से हम देखेंगे
कि गिलगित को पैसे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी कहा गया कि चूंकि भारत ने 5 अगस्त 2019 के एकतरफा इकदामात के नतीजे में भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 365 की मनसूखी और बैनुल अक़वामी तौर पे मुतनाज़ा कश्मीर की असर नौ तंजीम शामिल थी। पाकिस्तान ने इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी करार दिया है और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली जो है वो मसला कश्मीर से या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। वो कहती है कि जब तक वो काम नहीं होता तब तक जो है गिलगित के अवाम की बेहतरी के लिए, ताकि उन्हें मुनासिब वसाइल मिल सकें, गिलगित में तरक्की हो सके, तब तक ये करार जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको अबूरी तौर पे पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाए। और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वही हकूक दिए जाएं जो पाकिस्तान के दीगर सूबों के शहरियों को हासिल हैं। अब आप देखें इससे कौन इख्तलाफ कर सकता है। हम ये कहें कि गिलगित के लोगों को वो हकूक नहीं होने चाहिए जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के लोगों को हकूक उनको वो हकूक हासिल होने चाहिए। मेरे ख्याल में अगर गिलगित की असम्बली ने ये करारदाद पास कर दी है तो हमें उसे बहुत खुले दिल के साथ वेलकम करना चाहिए। देखना ये होगा कि तेजी से इस पर अमल दरामद किया मेरे ख्याल में ये तो दिनों में आ जानी चाहिए। इस पर तो फौरी तौर पे सदर ममलिकत को कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाना चाहिए। वजीर आजम को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी ईवान सदर को भेजनी चाहिए और वजारत कानून को इस करारदाद की रोशनी में आईनी तरमीम ड्राफ्ट करनी चाहिए और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को मिलकर ये जो तरमीम है ये फौरी तौर पे कर लेनी चाहिए। बाकी तरमीम बाद में होती रहेंगी। हम 28वीं तरमीम की बहुत बाज़गश सुनते हैं कि उसमें क्या क्या आना है, जो आते आते रुक गई। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन 28वीं तरमीम है जो हो सकती है और इसको तो अगले 1 हफ्ते में पास कर देना चाहिए। इसमें जो ताखीर है वो ऐसे है कि ये करारदाद मुतनाज़े ना हो जाए। मुझे ये डर है कि इस वक्त तो ये इत्तफाक़ राय से हो गई है लेकिन हर जगह स्पॉयलर्स होते हैं। क्या अवामिल क्या है उसके? देखिए ना, देखें ये इंडिया को ये करारदाद पसंद नहीं आई होगी और स्पॉयलर्स होंगे जो इसको स्पॉइल करना चाहते होंगे। उन स्पॉयलर इससे पहले कि स्पॉयलर्स इस इत्तफाक़ राय और यकजहती के माहौल को ख़राब करें, हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। और एतराज़ात क्या होंगे उनकी तरफ से? जो भी होंगे, आज तो कोई इतराज़ नहीं, आज तो इत्तफाक़ राय। आप बार-बार नेवर नो कि आने वाले टाइम में क्या इतराज़ सामने आएगा। इसलिए इससे पहले कि कोई स्पॉयलर मार्केट में आए हमें ये तरमीम 28वीं कर लेनी चाहिए। दिस इज दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू इट। और गिलगित जो है वो चीन के साथ हमारी राहदारी है, शाहराह रेशम है, सी पैक का एक बहुत बड़ा रास्ता है, फिर टूरिज्म बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। जब वो कौमी धारे में आएगा तो वहाँ टूरिज्म भी इम्प्रूव हो जाएगी, सड़कें बेहतर हो जाएंगी, वसाइल बेहतर हो जाएंगे, चीन के साथ हमारे रास्ते बेहतर हो जाएंगे। तो मुझे तो ये बहुत खुशी की खबर और बेहतरीन मुझे लगता है कि ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है गिलगित की बल्तिस्तान की, उनका हमने वज़ीर आला का पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था हम पहले इजलास में ये करारदाद पास करेंगे और मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, IPP की सबकी अंडरस्टैंडिंग थी और पहले इजलास में ये करारदाद पास हो गई है। इट्स अ गुड अचीवमेंट। गुड। मतलब सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद ईरान अमेरिका कशीदगी पर बात करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान पर 6 दिन से मुसलसल और तेज़ हमले कर रहा है और इन सख्त हमलों के नतीजों में जो ईरान में जुलाई में ही शहीद होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 38 और 400 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब ने भी जवाबी हमलों में शाम में अमरीकी फ़ौज के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। ओमान में, बहरीन में, कुवैत और दोहा में मीज़ल्स अटैक किए गए हैं ईरान की जानिब से ही। क्या एक बार फिर से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बात कर रहे हैं, अमरीकी मीडिया इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ज़मीनी फ़ौज भेजने की तरफ जो है वो गौर किया जा रहा है। ये क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो चाइना है और पाकिस्तान है वो चाहते हैं कि ईरान के दरमियान फौरी जंग बंदी हो जाए, अमेरिका और ईरान के दरमियान। और दूसरी तरफ अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद भी चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन ईरान नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हो। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ
साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर एनालिस्ट हैं रज़ा रूमी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। मुज़म्मिल साहब वो ठीक। अस्सलाम वालेकुम रज़ा रूमी साहब, आज सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तो शुरू हो गए ना। बंदर अब्बास से जो पुल है जो साउथ ईरान को और मेनलैंड ईरान को मिलाता है, वो पुल अमेरिकन ने गिरा दिया, और बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान जो पुल है वो पासदारान इनकलाब ने हिट कर दिया। फिर उन्होंने उनकी बहरीन में ऑयल फील्ड को हिट किया, कुवैत में पानी के प्लांट को हिट किया, इधर से इन्होंने चाबहार में अब लड़ाई तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंच गई जिसकी सब बात कर रहे थे। जी मुज़म्मिल साहब, ये बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हुई है, और यही खदशा था बहुत से लोगों को कि अगर दोबारा से ये सालिसी और अमन मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाती है दोनों पार्टीज, तो फिर जंगबंदी रीस्टार्ट हो जाएगी। तो अभी भी हम वही देख रहे हैं, लेकिन अभी इसको फुल स्केल जंग कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि हकीकत ये है कि सारे ही फरीकैन जो है वो नहीं चाहते कि दोबारा से एक भरपूर जंग जो है वो छिड़ जाए, मां सिवाय एक फरीक मशरिक वस्ता में जिसका नाम है इसराइल। उसकी हतुल बसा कोशिश यही है कि किस तरीके से ये जंग दोबारा से जारी हो जाए, और ये जो मुसलमान मुमालिक है ये आपस में एक दूसरे के दस्तों की गिरबा हो जाए, और अमेरिका भी कूद पड़े, और दोबारा से ईरान की तबाही का कोई बहाना निकाला जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, ये दोनों साइड जो है अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि ईरान ने आगे बार्गेन करना है, निगोशिएट करना है, तो वो बैठना चाहता है मुज़ाकरात की मेज पे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। एक कमजोर फरीक जब भी बैठता है मुज़ाकरात के लिए, तो वो मुज़ाकरात वो उसके हक में नहीं निकल सकते उनका नतीजा। चुनाचे ईरान की आबनाए हुर्मस की बंदिश हो, या गल्फ की रियासतों के ऊपर ये जो हमले जिनका आपने कुछ जिक्र किया, कुछ और पहले हो चुके हैं, या जो जिस तरह की वो बयानात भी दे रहे हैं, वो इसी चीज की गमाजी करते हैं कि वो अब जब मेज पर बैठेंगे तो ईरान ये कहता है कि मैं कमजोर फरीक की तरह नहीं बैठना चाहता। पर रूमी साहब, मुझे ऐसे लगता है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब हार जीत का फैसला होगा। या स्टेट ऑफ हुर्मस ईरान ले लेगा या अमेरिका ले लेगा, अब तो कोई अब दरमियान का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर अब आपने पुल और पावर प्लांट्स और ये सड़कें उड़ानी शुरू कर दी हैं, तो इसका मतलब है कि अब बात नॉर्म्स ऑफ द वॉर तो अब ना रहे ना, अब तो आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि वो जो साउथ ऑफ ईरान है उसको मेनलैंड से काटने के लिए पुल मार रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, कि साउथ ऑफ ईरान को जो बंदर अब्बास वाला इलाका है उसका मेनलैंड से राब्ता ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अमली तौर पे ईरान के दो हिस्से हो जाएं, दोनों का आपस में राब्ता ही ना हो। जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ये मालूम होता है, लेकिन मुज़म्मिल साहब, आपदा हुर्मुज़ फिर भी आसानी से उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर ऐसा मुमकिन होता तो पहले जो फेज में जंग हुई है तो उसमें अमेरिका ने क्यों नहीं इसके ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने काफी प्लानिंग भी की कि कुछ जजीरों पे जाके वो कब्जा कर लेंगे, कुर्दों को उतारेंगे, खाना जंगी करवाएंगे, रेजीम चेंज करेंगे, लेकिन तमाम हरबे जो है वो कामयाब नहीं हुए। यहाँ पे असल इशू अमेरिका के लिए आबनाए हुर्मुज़ है, अमेरिका के लिए भी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी और चीन के लिए भी बड़ी हद तक। तो अभी इस सूरत हाल में ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शायद ईरान के दो हिस्से करके अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा। यकीनन अमेरिका में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी आवाजें आती हैं जो कि कहते हैं कि जी हमने ईरान को तबाह करना है, लेकिन उसके बरक्स जो अमेरिका के नायब सदर है जेडी वैंस, उनका तो बहुत ही क्लियर स्टांस आया है सामने। उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो टारगेटिंग कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि वो मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहता है। तो जब एक मुल्क का नायब सदर जो है एक फरीक का इस चीज की तस्दीक कर रहा हो, और इसका यह मतलब है कि अमेरिका के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात पर दोबारा स्टार्ट हो। इसी तरह ईरान में भी IRGC एक तरफ है, लेकिन जो स्पीकर और सदर हैं ईरान के, जो पहले मुज़ाकरात के दौर में और MOU के दस्तखत करवाने में भी आगे रहे हैं, वो तो ये चाहेंगे कि दोबारा से मुज़ाकरात आगाज हो और ये जंगबंदी ना हो, क्योंकि
ये इससे नुकसान ईरान का भी शदीद होने का एहतमाल है। पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन रूमी साहब, तेहरान में तो रात भी हजारों लोग जो हैं वो जंग के हक में निकले हुए थे, सुर्ख झंडे लेकर। देखिए उनकी पार्लियामेंट के वो इजलास में भी लोग सुर्ख झंडे लेकर जंग के हक में 180 अरकान ने वोट दिया है। उनकी सड़कों पर भी जंग के हामी है, उनकी पार्लियामेंट में भी जंग के हामी है। ये सेंटिमेंट्स की अगर ईरान के अवाम की बात की जाए तो देखिए देखिए मुज़म्मिल साहब, IRGC जो है, और वो हुआ ये है कि ये जो MOU और पीस की एफर्ट्स है, ये वहाँ की मुंतखब जो है लीडरशिप, ये उन्होंने किया है, और वही सबसे बड़े प्रैग्मेटिस्ट है। वो चाहते हैं कि दोबारा से मुज़ाकरात स्टार्ट हो और ईरान एक नॉर्मलसी की राह पे चले, जबकि IRGC ज्यादा नजरियाती बुनियादों के ऊपर पॉलिसी को देखता है और लोगों को मोबिलाइज भी करता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से जब ये इस तरह के मामलात होते हैं तो लोग निकलते हैं अपनी रियासत के पीछे। एक नेशनलिज्म का भी एक दौरा होता है, और इसी वजह से हमने देखा मुजम्मिल साहब कि जब ये आयतुल्लाह खामेनेई का जो फ्यूनरल भी था, उसको मुख्तलिफ शहरों में जिस तरीके से ले जाया गया और हजारों लाखों लोग सामने निकले, वो भी एक बड़े वाजे इशारा और इंडिकेशन थी कि अवाम जो है वो तपे भी हुए हैं और वो चाहते हैं रूमी कि साहब, अगले एक हफ्ते में सीज फायर तो नजर नहीं आता ना। अभी तो ये एक हफ्ता और चलता हुआ नजर आता है, एक हफ्ते में सीज फायर तो नजर नहीं आता। देखिए, हाँ, हफ्ते में उम्मीद तो यही है कि हफ्ते 10 दिन में ये हो जाएगा, और यकीनन पाकिस्तान, और देखिए पाकिस्तान, ओमान, कतर, तुर्की इसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं दोनों साइड्स के ऊपर बात करने के लिए, और वो ये नहीं चाहते कि ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जंग, और इंशाल्लाह सालिसी भी होगी। ये दोबारा से, हमने हमेशा यही कहा है कि ये बड़े पेचीदा उमूर हैं। ये 40-50 साल की एक दुश्मनी है, और एक आपको पता है कि पहली बार तो ईरान और अमेरिका के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान में मिले 1979 के बाद। उसके दरमियान कोई इनका आपस में फेस टू फेस कभी बात ही नहीं हुई। तो जहां पे 40-50 साल का एक बैगेज है, वो कोई एक हफ्ते 10 दिन या 4 महीने में 6 महीने में तो नहीं चेंज होगा। वो एक उसका उस प्रोसेस का आगाज होगा, उसको तकवीत देनी पड़ेगी, आप यारी करनी पड़ेगी जी, और कोई 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लगता कि फुल स्केल जंग जो है वो आगाज होगी, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है नवंबर में, और उससे पहले एक अनसर्टन जंग जो है वो उसका रिस्क नहीं ले सकता ट्रंप और उसकी पार्टी। हाँ, उनको ये जरूर दिखाना कि हम तगड़े हैं। अब ये साबित करना उनकी सियासी मजबूरी है, ये साबित करना ईरान की IRGC की भी सियासी मजबूरी है। जी, नेतन्याहू का दौरा अमेरिका मंसूख होने की खबरें आ रही हैं कि ट्रंप से मुलाकात तय न होने के बायस नेतन्याहू का दौरा अमेरिका मंसूख हुआ है, और फिर JD वैंस भी उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ। तो इसराइल के हवाले से तो इस वक्त अमेरिका में ट्रंप और JD वैंस काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं कि हमें फंसा कहाँ दिया है इसराइल ने। जी, देखिए मुजम्मिल साहब, ये बिल्कुल दौरा मंसूख हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन इस वक्त इसराइल के सख्त खिलाफ है, और जो है वो मेजॉरिटी जो है लोगों की, वो इसराइल की पॉलिसीज को नापसंदीदगी से देखते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कांग्रेस में उनकी इमदाद बंद करने की करारदाद तो मुस्तरद हो गई ना, कांग्रेस तो उनके साथ खड़ी नजर आई है। देखिए, कांग्रेस में तो अब वो जो सो कॉल्ड इसराइली लॉबी है, उसका जोर तो एक लेजेंड है, उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, आपको भी पता है, नाज़रीन को भी पता है। वो कोई 6 महीने या 6 दिन में तो खत्म नहीं होगा। वो बड़ी वहां पे सरमाया चलता है, बड़ी दौलत लगी हुई है। वो जो कांग्रेस में लोग आते हैं इलेक्ट होके, उनको पैसे दिए जाते हैं, मगर एक अवामी राय आमा भी होती है। और मेरे ख्याल से वो, ये अभी नहीं मुझे पता कि दौरा मनसूख हुआ है, हो सकता है ये दौरा हो जाए, लेकिन वहां पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो अदाद शुमार भी बताते हैं, सर्वे बताते हैं कि 60% से ज्यादा अमरीकी जो है वो इसराइल से बहुत नाखुश है। वो कहते हैं अमरीका क्यों इसराइल की जंग के लिए अपना पैसा, अपने सोल्जर्स और अपनी मईशत को दाव पे लगा रहा है। तो वो ये बावर करवा रहे हैं ट्रंप को बार बार, और JD वैंस ने इसी की निशानदेही की। उन्होंने कहा, JD वैंस ने कहा कि उनको जाती तौर पे अटैक किया गया,
और अमेरिका की पॉलिसी को भी अटैक किया जा रहा है ईरान, ये इसराइल की तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से। तो इस वक्त हालात वो नहीं है जो आज से 1 साल 2 साल पहले थे, या रवायती तौर पे जो हमने देखा है। बड़ी तेजी से तब्दीलियां हो रही है, इसलिए हमें इस वक्त अमन की तवक्को करनी चाहिए और पाकिस्तान को भरपूर दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, जिस कामयाबी से हमारी लीडरशिप ने ये सालिसी करवाई और एक रोल अदा नहीं किया। और पर अब अभी भी एक कर और रहे हैं। ओपिनियन भी आया है ना कि अब मसूद जी पजिश्कियान और इराकची से बात नहीं हो सकती। अब बात होगी तो जनरल वहीदी से बात होगी, या तो जनरल वहीदी टेबल पे आकर बैठ जाएं तो अमन हो सकता है। तो इसलिए अब जब तक IRGC टेबल पर ना आए अमन नहीं हो सकता। देखिए, बात यह है कि ये सब कयाफे हैं, ये अंदाजे हैं, और जब तक कोई फाइनल बात होगी, मुज़ाकरात का लेवल यही होता है कि जब जर्नैलों से बात जर्नैल ही करते हैं और सिविलियन से बात सिविलियन ही करते हैं। अगर JD वैंस ने कोई गुफ्तगू शुरू करनी है या किसी सीनियर ओहदेदार ने कर दिया, तो फिर वो ईरान के जो सिविलियन लीडर्स हैं उन्हीं से बात करेंगे ना। देखिए, ईरान के सिविलियन लीडर्स भी चाहते हैं कि मुल्क एक नॉर्मल पटरी पे चले और उसकी सैंक्शंस खत्म हो, जो कि MOU में इसका इंदिया दिया गया है, और ये कि ईरान के मुंजमद असासे बहाल हो और वो जो ईरान तेल से दौलत कमा के अपने मुल्क पे लगाए। ये तो इलेक्टेड लोगों की ख्वाहिश होती है और इनकी भी यही ख्वाहिश है और बड़ी जायज ख्वाहिश है। और अमलियत पसंदी जो है, सियासतदान हमेशा अमलियत पसंद होते हैं मुजम्मिल साहब, आपको इसका भरपूर अंदाजा भी है और पता भी है। नजरियाती पर मुझे ये जो भी पता जंगी है होती है। कि जिस मुल्क में डीप स्टेट हो, जहाँ पर हाइब्रिड निज़ाम हो, जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल मजबूत हो, वहाँ पर सिविलियन लीडरशिप जो है वो कमज़ोर होती है और जर्नैल मजबूत होता है। और ईरान में भी ऐसा ही है, सिविलियन लीडरशिप कमज़ोर है और जर्नैल मजबूत है। जी, बस कुछ आपने खुद ही इसको दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कमजोर मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि तकसीम है, पॉलिसी में भी, माशरे में भी। और एक धड़ा कभी गालिब आता है, कभी दूसरा धड़ा गालिब आता है। अभी चूंकि जंग बंदी हुई है, हुई थी तो सिविलियंस आगे आ गए थे। जब जंग थी तो उस वक्त IRGC और उसकी हिकमत अमली आगे थी। अभी देखना बाकी है कि सिविलियंस किस तरह से वहां पे खुद अंदर बात करते हैं। और पाकिस्तान, तुर्की, ओमान, कतर, ये 4 ममालिक आगे इस प्रोसेस को कैसे बढ़ाते हैं रिस्पॉन्ड और करते हैं। ईरान को याद दहानी करवाते हैं कि भाई ये मामला जो है इसको हाथ से ना निकलने दीजिए। जी अच्छा, मुजम्मिल साहब। अब जरा अमेरिकी इंतखाबात की तरफ आ जाते हैं। वो ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि चीन जो है वो हमारे इंतखाबात को हैक करता है, मैनूवर करता है और ओपिनियन बिल्ड करता है। वोटर्स का डाटा 22 करोड़ उसके पास है। तो वो कहते हैं कि हमारा तो सारा इलेक्शन चीन चुरा कर ले गया है अमेरिका का। देखिए, आपको अगर याद हो, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मुंतखब हुए थे तो उनके जो मुखालिफिन थे डेमोक्रेट्स, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि रूस ने हैकिंग करके और फेसबुक को इन्फ्लुएंस करके ट्रंप को इलेक्शन जितवाया है, क्योंकि जो ट्रंप है वो पुतिन का दोस्त है या पुतिन के करीब है, कुछ इस तरह के इल्जाम वो लगाते थे। अब यही सिलसिला जो है ट्रंप दोहरा रहे हैं। और उसकी एक वजह यह है कि अभी जो आने वाले नवंबर में इंतखाबात है, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर सामने आ रही है कि रिपब्लिकन पार्टी को, जो कि ट्रंप की पार्टी है, उसको शिकस्त होगी। और शायद उन रिपब्लिकन पार्टी जो है कांग्रेस को में अपना वो खो दे मेजोरिटी, और शायद सेनेट में भी वो अपनी मेजोरिटी लूज कर दे। तो ये तो एक बहुत सीरियस धचका होगा ट्रंप के लिए और उसकी पार्टी के लिए। इसलिए पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं कि कोई बैरूनी हाथ या बैरूनी साजिश जो है उसका तस्करा किया जाए, ताकि अगर इलेक्शन पे उंगली उठानी हो, सवाल उठाने हो या मनसूख करने हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मनसूख करने का प्लान है, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कि क्या उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन वो इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल जरूर बना रहे हैं, ताकि उसका जो नतीजा हो उसको मानने से इनकार किया जाए या उसके ऊपर ऐसे सवालात उठा दिए जाए कि उसकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाए इस नई कांग्रेस की। क्योंकि अगर वो नई कांग्रेस मेजोरिटी में आती है तो आप फिर ये लिख लीजिए कि वो ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसके मुआवजे की तहरीक जो है वो भी पेश करेंगे और शायद पास भी कर दे। जी, बहुत शुक्रिया रजा साहब। बहुत शुक्रिया रजा साहब आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान सालिसी के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग रुकनी चाहिए। अगर प्रोपेगेंडा वॉर की बात की जाए तो इस टाइम पीक पर है प्रोपेगेंडा वॉर, क्योंकि हर दूसरे गुजरते दिन के साथ हम हर दूसरे दिन ऐसी स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि एक के बाद एक स्टेटमेंट, जिससे अपने अल्फाज ईरान को भी और अमेरिका को भी वापस लेना पड़ रहे हैं। एक जासूस अमरीकी खातून की बात ही की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को ईरान की तरफ से बिल्कुल डिनाई किया गया कि उनको हम रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे प्रोपेगेंडा वॉर के पीछे क्या इसराइल की एक बेतहाशा फंडिंग भी है, एक ये रीज़न भी हो सकती है। इसके अलावा मुज़म्मिल साहब ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि ईरान हो सकता है हौजियों को किसी भी वक्त ग्रीन सिग्नल दे दे कि बाबुल मंदक को बंद किया जाए, क्योंकि ये भी एक हथियार है ईरान के पास। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बात यह है कि ये तो ईरान ने अब तय करना है कि उसने लड़ाई कितनी बढ़ानी है। मैं तो रूमी साहब को भी कह रहा था कि मुझे अभी कोई सीज़ फायर नज़र नहीं आ रहा, और मुझे आज जिस तरह सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, मुझे लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल में अगले 8 दिन हम लड़ाई में शिद्दत देखेंगे। ये दुरुस्त है कि अभी तक ईरान ने सऊदी अरब को निशाना नहीं बनाया है, उसने बाकी सब मुल्कों को बनाया है, सऊदी अरब को नहीं बनाया है। यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को कहा है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, और आपने सऊदी अरब, वैसे तो कतर ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम अमेरिका की कोई मदद नहीं कर रहे ईरान के ख़िलाफ़, और उन्होंने ईरान को कहा तुम ऐसे ही हमारे ख़िलाफ़ किसी गलत ख़बरों की बुनियाद पर मिसाइल ना चलाएँ। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जो सालिस हैं वो भी ईरान से कोई खुश नहीं है, जैसे कतर खुश नहीं है, जैसे सऊदी अरब खुश नहीं है, पूरी दुनिया की तरह वो भी कंफ्यूज है। वो समझते हैं कि ईरान जो है उसने सालिसों की भी कोई इज़्ज़त नहीं रखी है, उसको किसी सालिस का भी कोई एहतराम या ख्याल नहीं है। टेक्निकल बात यह है कि सऊदी अरब के टैंकर को भी मारा गया है, कतर पर भी मिसाइल मारे गए हैं। यही दो दोस्त थे ईरान के पास अरब ममालिक में, इन दोनों को भी उसने फासले पे किया है। पाकिस्तान भी नतीजतन इस वक्त आपको सालसी की कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। लेकिन ईरान की स्टेटमेंट तो है कि वो नहीं चाहते कि बिल्कुल जो अरब ममालिक हैं उनसे किसी किस्म की दुश्मनी, वो तो अमरीकी अड्डों को निशाना कहना और बात है और मिसाइल मारना और बात है। मतलब बयानात से तो नहीं है, जब आप सऊदी अरब का टैंकर उड़ा देंगे, जब कतर पे आप मिसाइल मार देंगे। तो मुज़म्मिल साहब, दूसरी तरफ जेडी वैंस आपको नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेम पेज पर है या उनकी मैनेजमेंट के साथ? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप भी हर गुफ्तगू में कहते हैं कि हम ईरान से मुआहदा करना चाहते हैं। वो कब कहते हैं नहीं करना, कभी कहते हैं कि सब हस्ती से मिटा दें, कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ऐसे कैसे? अब लड़ाई तो देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की है, जो फिलहाल ईरान के कंट्रोल में, जो फिलहाल ईरान भी तो वहां से कोई फायदा नहीं हासिल कर पा रहा ना, उसका भी ब्लॉकेड है, उसके भी 2 टैंकरों को हेल्प फायर मिसाइल मारे गए हैं। कोई जहाज, वो भी अपना कोई 1 लीटर तेल नहीं बेच पा रहे, और ना अरब बेच पा रहे। एक स्टैंड ऑफ है, बंद है, ना ईरान के फायदे में है। देखें, ईरान तो ओमान वाली साइड से भी कोई जहाज नहीं गुजरने दे रहा था, तो वो तो ओमान को भी, उसने ओमान का भी लिहाज नहीं किया। तो टेक्निकल बात यह है कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सारे सालिस ईरान से फासले पर चले गए हैं। जितने ईरान के साथ दोस्त थे, सालिस थे, वो ईरान से फासले पर चले गए हैं। ईरान को उन्हें दोबारा साथ मिलाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मुल्क अपने आप को दोबारा ईरान की खातर स्टेक पे लगाएंगे। गुफ्तगू जो मर्जी हो, देखें हर मुल्क का अपना एक स्टेक होता है। पाकिस्तान का भी एक स्टेक है, कतर का भी एक स्टेक है, ओमान का भी एक स्टेक है। वो जब अमेरिका के साथ सालसी में आते हैं, वो अपना स्टेक, अपनी ताकत उसमें लगाते हैं। ईरान की बात अमेरिका से मनवा कर देते हैं। जब जवाब में ईरान उनका लिहाज नहीं करता तो सालिस एम्बैरस होते हैं। अच्छा, अमेरिका की अब मुज़म्मिल साहब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या बूट्स मुझे लगता है चंद दिन और बमबारी रहेगी, क्योंकि MQ-4C ट्राइटन ड्रोन जो कि F-35 से भी 2 गुना ज़्यादा कीमत का उनका ड्रोन है, वो उन्होंने यूरोप मुंतकिल कर दिया है। सोचना तो पड़ेगा, बॉडी बैग्स के लिए तैयार हैं? अभी ज़रूरत नहीं है बॉडी बैग्स की, अभी तो वो बमबारी करेंगे। मुझे लगता है वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते रहेंगे। उनका अभी तो वो, मेरे ख्याल है उनका रोड नेटवर्क, ट्रेन नेटवर्क, ब्रिजेस उड़ाने शुरू करेंगे और करेंगे, और देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। मुझे लगता है अगले 8 दिन काफ़ी सख्त होंगे, और अगले 8 दिन काफ़ी कुछ जो है अगले 8 दिन तय करेगा कि ईरान कितना खड़ा है और कितनी अमेरिका में भी कितनी क्या पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाती हैं ये नहीं। मतलब साहब, बरतानवी लेबर पार्टी की बात करें तो नए सरबराह का ऐलान उन्होंने कर दिया है। एंडी बनाहम पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब, और पीर के रोज़ बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 403 में से जो पार्टी थे, जो लेबर पार्टी है, उसके 403 अरकान हैं, उनमें से 379 ने उन्हें नॉमिनेट किया है।
काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी उनके पास है। इसका मतलब स्टामर के पास तो बहुत कम लोग ही रह गए थे, तो वो अब मंडे को हलफ लेंगे। अब बरतानिया में ये अब एक रूटीन ही बन गई है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेन्योर पूरा नहीं करता, और जो पार्टी इलेक्शन जीती होती है वो दरमियान में उसके अरकान खुद ही अपना वज़ीर आज़म बदल देते हैं। तो ये भी अब जो लेबर पार्टी है उसने खुद ही अपने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद किया है। उस पर उसको ये अदम एतमाद कोई मेरा मतलब दूसरी किसी अपोजिशन पार्टी नहीं लाई, अपनी पार्टी के अंदर से ही उन पर इतनी तनकीद हो गई कि उन्हें छोड़ना पड़ गया इक़्तिदार। लेकिन यूके की इकॉनमी बहुत क्राइसिस में है, रिसेशन है वहाँ पे जो इस वक्त टेक्निकल मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अमन अमान का मसला है, इमिग्रेशन का बहुत मसला है। वहाँ पर गोरे निकल रहे हैं कि सारे देशियों को वापस भेजें, इमिग्रेशन लॉज सख्त करने का मुतालबा है, जैसे अमेरिका मुझे लगता है कि जैसे ट्रम्प साहब ने अमेरिका में जो लॉज लाए हैं, ये जो नए वज़ीर आज़म आए हैं एंडी बर्नहम, वैसे लॉज मुझे यूके में होते भी नजर आ रहे हैं। आप देखें ना, वो शबीर वाले मामले पर वो कह रहे हैं कि शबीर को पाकिस्तान ले जाए, पाकिस्तान लेने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान कहता है कि हम आपका शहरी है, आपने उसे यूके की सिटीजनशिप दी है तो अब आप भुगतें, या तो आप सिटीजनशिप ना देते। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मेरा जाती तौर पर ख्याल है यहाँ लाकर सीसीडी के हवाले भी किया जा चाहिए। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि नए वज़ीर आज़म आए हैं तो बरतानिया के इन हाउस जो प्रॉब्लम्स हैं ना, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, वो बहुत ज़्यादा हैं, और इकॉनमी, अनएम्प्लॉयमेंट, और वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया हुआ है। तो उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, एनएचएस के हवाले से बहुत चैलेंजेस हैं। मतलब साहब एआई का दौर है, आसान से लफ्ज़ों में हमारे ऑडियंस को भी समझाएं कि सागदार साहब शंघाई के दौरा उन्होंने मुकम्मल किया और पाकिस्तान अब बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रुकन बन चुका है। देखिए, बात यह है कि एआई के ऊपर चंद मुल्कों की इजारादारी रही जी, टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी की इजारादारी होती है, चाइना ने 29 मुल्कों का एक कंसोर्शियम बनाया है जिसको एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है कि ये 29 मुल्क एआई के हवाले से आपस में कोऑपरेट करेंगे और जो नई एआई में चीज़ें आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मुझे तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा है, और मुझे लगा है कि इसमें दुनिया के और मुल्कों, तरक्की पजीर मुल्कों को भी शामिल होना चाहिए। जिन मुल्कों में एआई की इतनी नॉलेज नहीं है वो इसका रुकन बन के बाकी मुल्कों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो हमें 1-2-4 मुल्कों की डोमिनेंस या हेजमनी नज़र आती है वो तोड़ी जा सकती है। तो मुझे तो ये अच्छा इनिशिएटिव लगा है, और पाकिस्तान इसका रुकन बना है, ये अच्छी बात है, और बाकी भी 29 मुल्क इसके रुकन बने हैं। तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखता हूँ कि इंटेलिजेंस एआई की जो अगली दुनिया है उसमें ताउन होना चाहिए, एक दूसरे के बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, एक दूसरों के कोर्सेज को, एक दूसरे को बेहतरीन सॉफ्टवेयर देने चाहिए ताकि डिजिटल सारे मुल्क इकट्ठे तरक्की कर सकें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त है, अपना ख्याल रखें।